Hello guys, welcome back to my channel. It's AJ Foundation. Good evening to all of you. जैसा कि आप सब जानते हैं कि नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स का हमारा फर्स्ट लेक्चर जो है वो अपलोड हो चुका है। कल वो अपलोड कर दिया गया था हमारे थ्रू। जिन लोगों ने तो वो वीडियो देखा सो वेल एंड गुड, और जिन्होंने नहीं देखा वो एक बार प्लीज़ वीडियो को ज़रूर देखें, उस लेक्चर को ज़रूर देखें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दें कि आपको वो वीडियो कैसा लगा। क्लियर, आइदर इट इज़ इंफॉर्मेटिव और नॉट, वो आप प्लीज़ बता दीजिए। आज हम बात करें, कल हमने ख़त्म किया था लिमिटेशंस ऑफ कंप्यूटर पे आई थिंक, और आज हम शुरू करने वाले हैं आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर से। आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर मीन्स कंप्यूटर का मॉडल कैसा है। ठीक है, कंप्यूटर का मॉडल किसने दिया और वो कैसा है, उसको हम एक डायग्राम के थ्रू समझेंगे। तो सबसे पहले अगर बात करें फादर की कि फादर ऑफ मॉडल ऑफ कंप्यूटर कौन है, तो वो हैं जॉन वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर। ठीक है, और कंप्यूटर का मॉडल कैसा है, कंप्यूटर का मॉडल की अगर आप बात करें तो सबसे पहले आपका आता है उस कंप्यूटर में एक इनपुट यूनिट रहेगा, फिर उसके बाद इनपुट यूनिट के बाद आपके प्रोसेसिंग यूनिट्स रहेंगे, जिसमें आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट रहता है, कंट्रोल यूनिट रहता है, अर्थमेटिकल एंड लॉजिक यूनिट रहता है। क्लियर, और उसके बाद आपका रहता है आउटपुट यूनिट। ठीक है, अब देखिए इनपुट यूनिट में क्या होगा, जब आप रॉ डेटा को इनपुट यूनिट के थ्रू पास करेंगे तो वो वहाँ से कहाँ पास होके कहाँ चला जाएगा, प्रोसेसिंग के लिए प्रोसेसिंग यूनिट्स में। अब वो प्रोसेसिंग यूनिट्स कौन से होते हैं, CPU रह गया, CU रहेगा और ALU रहेगा। ठीक है, अब जब प्रोसेसिंग जो है डेटा की कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद डेटा जो है वो डेटा नहीं रहता, वो किसकी फॉर्म में चला जाता है, इन्फॉर्मेशन की फॉर्म, और फिर थ्रू आउटपुट यूनिट उसको हम रिसीव करते हैं। क्लियर, अब इनपुट आउटपुट यूनिट के थ्रू जब हमें इंफॉर्मेशन मिल गई, उसके बाद अगर हम चाहें तो डेटा को स्टोर भी कर सकते हैं थ्रू वेरियस स्टोरेज डिवाइसेस। ठीक है, अब वन बाय वन हम इनको जानने की कोशिश करते हैं कि इनपुट यूनिट क्या होता है। देखिए इनपुट यूनिट क्या होता है, वो डिवाइसेस जो डेटा को एक्सेप्ट करती हैं यूज़र से, किसी भी यूज़र से, और फिर उसको ट्रांसमिट करती हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में। अब जब डेटा जो है वो यूज़र से एक्सेप्ट, जो डिवाइसेस होती हैं जब डेटा को यूज़र से एक्सेप्ट करती हैं, फिर उसके बाद वो उस डेटा को ट्रांसमिट करती हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में। वो किसकी फॉर्म में करती हैं, इलेक्ट्रॉनिक इम्पल्सिस की फॉर्म में। ये क्लियर करना। ठीक है, अब देखिए मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। सब लोग ATM तो विज़िट करते ही होंगे। ठीक है, ATM में क्या रहता है कि जब आप ATM में विज़िट करते हैं, मैंने फुल फॉर्म बताई हुई है कल इसकी, इट इज़ ऑटोमेटिक टेलर मशीन। जब आपको कोई कैश अगर विड्रॉ करना है ATM में जाके, तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको अपना पिन एंटर करना पड़ेगा। अब पिन, ध्यान रखना, पिन की जो फुल फॉर्म है दैट इज़ पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। क्या है, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। ठीक है, आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको पिन एंटर करना पड़ेगा। इट मीन्स जब आप अपना पिन एंटर कर रहे हो, उसका क्या मतलब है, उसका ये मतलब है कि आप एक इनपुट डिवाइस का यूज़ कर रहे हो। अब वो इनपुट डिवाइस कौन सी है, कीपैड। ठीक है, आपने क्या करा, डेटा को पास किया इनपुट डिवाइस के थ्रू। अब वो कहाँ जाएगा, प्रोसेसिंग होने के लिए कहाँ पे, CPU में, दैट इज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में। ठीक है, अब देखिए सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को ब्रेन भी बोला जाता है कंप्यूटर का, बैकबोन या फिर स्पाइनल कॉर्ड भी बोला जाता है कंप्यूटर का। ठीक है, और ये एक ऐसा प्रोसेसिंग यूनिट है जहाँ पे ज़्यादातर कैलकुलेशंस होती हैं। क्लियर, अगर बात करी जाए, कभी कभी पूछा जाता है ये चीज़, मुझे इम्पोर्टेंट लगी, तो बात करी जाए कि जो फंडामेंटल सीक्वेंस होता है स्टेप्स का, जो एक CPU परफॉर्म करता है, उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है फेच, एग्जीक्यूट या फिर इंस्ट्रक्शन साइकिल। अब देखिए ये इंस्ट्रक्शन साइकिल कैसा रहता है, इसमें ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं। इसको इंस्ट्रक्शन साइकिल को मशीन साइकिल भी कहा जाता है। अभी कैसा रहता है कि सबसे पहले इसमें होता क्या है कि इंस्ट्रक्शंस को फेच किया जाता है। ठीक है, जब इंस्ट्रक्शंस को फेच किया गया, फिर उसके बाद उनको कहाँ भेजा जाता है, डिकोडिंग के लिए।
कहाँ के लिए? डिकोडिंग के लिए। जब इंस्ट्रक्शन जो है डिकोडिंग इंस्ट्रक्शन डिकोडर जो भी होगा वो इंस्ट्रक्शंस को डिकोड करेगा, फिर उसके बाद वो कहाँ जाएंगी? एग्जीक्यूशन के लिए। अब एग्जीक्यूशन जब हो गई फिर उनको हम वेरियस स्टोरेज डिवाइसेस के थ्रू स्टोर भी कर सकते हैं। क्लियर यहाँ तक? ओके, अब आती है बारी कंट्रोल यूनिट की। अब ये कंट्रोल यूनिट का काम क्या होता है? देखिए, कंट्रोल यूनिट जो होता है वो क्या करता है? इंस्ट्रक्शंस को मेमोरी से एक्सट्रैक्ट करना शुरू करता है, फिर उनको डिकोडिंग होना उसमें शुरू हो जाती है और फिर उनको एग्जीक्यूट करना शुरू कर देता है। अगर तो ALU की ज़रूरत है, कहने का मतलब अरिथमेटिक लॉजिक, कोई भी अरिथमेटिक ऑपरेशन अगर परफॉर्म करना है, जो आपने डेटा भेजा है, अगर उसमें कोई अरिथमेटिक ऑपरेशन करने की ज़रूरत है तो वो डेटा फिर कहाँ चला जाएगा? कंट्रोल यूनिट से ALU में। वो कब होगा? अगर ज़रूरत होगी तो। ठीक है। सो कंट्रोल यूनिट क्या होता है? कंट्रोल यूनिट एक ऐसा यूनिट होता है जो इंस्ट्रक्शन को एक्सट्रैक्ट करता है मेमोरी से, उनको डिकोड करना शुरू करता है थ्रू डिकोडर और फिर उनको एग्जीक्यूट करना शुरू करता है। अगर तो ALU की ज़रूरत पड़ी तो वो ALU के पास डेटा चला जाएगा, अदरवाइज़ वो डायरेक्ट उनको एग्जीक्यूट कर देगा। अब कंट्रोल यूनिट क्या करता है? सारे जितने भी फंक्शंस हैं उनको कंट्रोल भी करता है और जो जितने भी कंपोनेंट्स हैं कंप्यूटर के उनके साथ कोऑर्डिनेट भी करता है। ये इंचार्ज होता है फेच एग्जीक्यूशन साइकिल का भी, ध्यान रखिए। ठीक है। अब इसके फंक्शंस की अगर हम बात करें तो सबसे पहला फंक्शन जो है इसका वो है कि ये फ्लो ऑफ डेटा फ्लो को कंट्रोल करता है। डेटा फ्लो को कैसे कंट्रोल करता है? कहाँ कहाँ से कंट्रोल करता है? सबसे पहले ये डेटा फ्लो का कंट्रोल करता है इनपुट डिवाइस से मेमोरी तक। ठीक है। अगर नेक्स्ट इसका फंक्शन की बात करी जाए तो मेमोरी से आउटपुट डिवाइसेस या जो भी आपका सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस, वहाँ जो डेटा फ्लो हो रहा है उसको कंट्रोल करता है। अगर बात करी जाए इसके बारे में तो सेकेंडरी स्टोरेज टू मेमोरी, वहाँ पे भी डेटा फ्लो को कंट्रोल करता है, या फिर अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट से मेमोरी तक, वहाँ पे भी ये डेटा को कंट्रोल करता है, उसके फ्लो को कंट्रोल करता है, या फिर मेमोरी टू अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, वहाँ पे भी ये डेटा फ्लो को कंट्रोल करता है। क्लियर? नेक्स्ट है कि इसका फंक्शन नेक्स्ट क्या रहेगा? ये कोऑर्डिनेट करता है इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन को भी। क्या कहने का मतलब ये कि सबसे पहले क्या करेगा? इंस्ट्रक्शन को फेच करेगा, फिर उनको डिकोड करना शुरू करेगा और फिर लास्ट में जो इंस्ट्रक्शन होगी उसको एग्जीक्यूट भी करेगा। ये भी किसका काम है? कंट्रोल यूनिट का, दैट इज़ CU का। आई होप क्लियर हुआ होगा। देखिए, एक बार रिपीट करता हूँ मैं। कंट्रोल यूनिट क्या होता है? जो इंस्ट्रक्शंस को एक्सट्रैक्ट करता है मेमोरी से, उनको डिकोड करना शुरू करता है और फिर एग्जीक्यूट करता है। और अगर तो ALU की ज़रूरत पड़ी, मतलब अगर कोई भी अरिथमेटिक ऑपरेशन को परफॉर्म करवाना है तो फिर डेटा कहाँ चला जाएगा? ALU में, फिर उसके बाद एग्जीक्यूशन होगी। अगर नहीं है ऐसा, कोई भी अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म नहीं हो रहा, तो फिर वो डायरेक्टली यहाँ से ही एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाएगा। ओके, अब अगर बात करी जाए तो सारे फंक्शंस को कंट्रोल कौन करता है? कंट्रोल यूनिट। और सारे जो कंपोनेंट्स होते हैं कंप्यूटर के उनको उनके साथ कोऑर्डिनेट भी कौन करता है? कंट्रोल यूनिट ही करता है। इसको इंचार्ज ऑफ फेच एग्जीक्यूशन साइकिल भी कहा जाता है। ठीक है। और अगर फंक्शंस की बात करी जाए कंट्रोल यूनिट की, तो ये डेटा फ्लो को कंट्रोल करता है। कहाँ कहाँ से डेटा फ्लो को कंट्रोल करता है? इनपुट डिवाइस टू मेमोरी तक, या फिर बात करें मेमोरी टू आउटपुट डिवाइस, या फिर सेकेंडरी स्टोरेज तक, वहाँ भी डेटा फ्लो को कंट्रोल करता है। सेकेंडरी स्टोरेज टू मेमोरी, वहाँ भी डेटा फ्लो को कंट्रोल करता है। ALU से मेमोरी तक और मेमोरी से ALU तक भी डेटा फ्लो को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट इसका जो फंक्शन है वो क्या है कि ये कोऑर्डिनेट्स इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूशन। कहने का मतलब कि ये क्या करेगा? पहले इंस्ट्रक्शंस को फेच करेगा, फिर उनको डिकोड करेगा और फिर उनको एग्जीक्यूट भी करेगा। क्लियर है यहाँ तक? ओके, अब बात करते हैं आउटपुट यूनिट्स की। देखिए, आउटपुट यूनिट क्या होता है? आउटपुट यूनिट होता है वो डिवाइसेस जो एक्सेप्ट करती हैं इंफॉर्मेशन कहाँ से? CPU से, क्योंकि वहाँ पे प्रोसेसिंग होगी और वो डेटा जो है वो अब डेटा नहीं, वो इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट हो गया है। अब क्या होगा कि जब वो डिवाइसेस, क्या होता है कि आउटपुट यूनिट क्या होते हैं? वो डिवाइसेस जो इंफॉर्मेशन को एक्सेप्ट करते हैं CPU से और उनको कन्वर्ट करते हैं ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में, मतलब जिनमें हम उनको ईजिली रीड
कर सकते हैं उनको बोलते हैं आउटपुट डिवाइसेस। ठीक है, जैसे प्रिंटर हो गया। ठीक है, सो ये था आपका इनपुट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और आपका आउटपुट यूनिट्स। ओके, अब अगर बात करी जाए, मैं इसमें एक चीज़ ऐड करना भूल गया, दैट इज़ अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अब अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट मैं आपको बता दूं क्या होता है। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है वो यूनिट जो सारे के सारे अर्थमेटिक ऑपरेशंस को परफॉर्म करता है, या फिर जो भी डिसीजन मेकिंग ऑपरेशंस होते हैं, जो यूनिट इनको परफॉर्म करता है उसको बोलते हैं ALU। क्लियर? ओके, एक टर्म आती है छोटी सी, दैट इज़ गीगो। अब ये गीगो क्या होता है, इसका फुल फॉर्म इम्पॉर्टेंट रहेगा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो गीगो क्या होता है, गार्बेज इन गार्बेज आउट। अभी गार्बेज इन गार्बेज आउट इन टर्म्स ऑफ जो कंप्यूटर साइंस का कॉन्सेप्ट है, उसके कॉन्सेप्ट में क्या रहेगा इसका मतलब कि देखिए, कोई भी आउटपुट की क्वालिटी है वो उसको कैसे डिटरमाइन किया जाएगा, उसको डिटरमाइन किया जाएगा इनपुट की क्वालिटी से। कहने का मतलब ये कि अगर आप इनपुट रॉन्ग दे रहे हैं तो आपको आउटपुट भी कैसा मिलेगा, रॉन्ग मिलेगा। ठीक है, तो इसको बोला जाता है गार्बेज इन गार्बेज आउट। ठीक है, अगर आप रॉन्ग इनपुट देते हैं तो रॉन्ग आउटपुट मिलेगा। ठीक है, सो ये किसके रिलेटेड है, इनपुट और आउटपुट की एक्यूरेसी के रिलेटेड है ये टर्म। ऑलराइट, अब बात करते हैं एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर्स की। सो एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर्स में सबसे पहले जो कंप्यूटर्स जब आना शुरू हुए तो सबसे पहला अर्लीस्ट नाउन कंप्यूटेशन डिवाइस जो था वो था एबेकस। ठीक है, ये क्या करता है, किस में हेल्प करता था, ये जो भी अर्थमेटिक प्रॉब्लम्स थी उनके आंसर्स को कैलकुलेट करने में हेल्प करता था। ठीक है, ये कहाँ से चलना शुरू हुआ था, चाइना से स्प्रेड होना शुरू हुआ था और फिर बहुत सारी कंट्रीज़ में स्प्रेड हुआ था। तो सबसे अर्लीस्ट नाउन कंप्यूटेशन डिवाइस जो है, कंप्यूटेशन डिवाइस जो है वो अबेकस है। उसके बाद आया पास्कल कैलकुलेटर। तो ये जो पास्कल कैलकुलेटर था ये पहला रियल मैकेनिकल कैलकुलेटर जो है वो आया था। इसको इन्वेंट किसने किया था, एक फ्रेंच साइंटिस्ट थे जिनका नाम ब्लेज पास्कल था। उन्होंने कब इन्वेंट किया था पास्कल कैलकुलेटर को, 1645 में। अब इसको कैसे बनाया गया था, इसको कंस्ट्रक्ट किया गया था गियर्स को इंटरलॉक करके, जिनमें नंबर्स रखे हुए थे कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके 9 तक। अच्छा, इसका एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी रहती है कि जो आपका पास्कल कैलकुलेटर था उसमें आप सिर्फ सब्ट्रैक्शन या तो फिर एडिशन ही कर सकते थे, तो इसीलिए इसको एडिंग मशीन भी कहा जाता है। सो ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से इसको नोट करिएगा। अब उसके बाद और भी बहुत सारे कंप्यूटर्स जो है वो आना शुरू हुए, लेकिन मुझे जो इम्पोर्टेंट लगे वो था जो नेक्स्ट कंप्यूटर आया, वो है ENIAC। व्हाट इज़ दैट ENIAC? इसकी फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। ठीक है, अब ये कंप्यूटर में क्या था, इसके इन्वेंटर कौन कौन थे, एक तो जॉन मॉकले थे और जॉन प्रेस्पर एकर्ड थे। जॉन मॉकले जो थे वो एक अमेरिकन फिजिस्ट थे और जॉन प्रेस्पर एकर्ड जो थे वो एक अमेरिकन इंजीनियर थे। इन्होंने इस पे काम करना कब शुरू किया था, 1944 में, और इसको कंप्लीट कब किया था, 1946 में। अब जो ENIAC है उसको माना जाता है कि ये फर्स्ट सक्सेसफुल इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर है। ये पहला सक्सेसफुल इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर माना जाता है ENIAC। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म जो है इसको अब थोड़ा ध्यान से इसको अब ज़रा ध्यान से नोट करिएगा, दैट इज़ इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। ठीक है, सो पहला जो सबसे सक्सेसफुल इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर है वो कौन सा है, ENIAC है। ठीक है, नेक्स्ट आता है EDSAC। EDSAC क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या रहेगा, इसका फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कंप्यूटर। इसको कहाँ पे डेवलप किया गया था, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में डेवलप किया गया था। और इसमें क्या कैपेबिलिटी थी कि ये एक इंस्ट्रक्शंस के सीक्वेंस को स्टोर करने में इसकी ये कैपेबल था। ठीक है, और जो इक्विवेलेंट है किसके, फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्राम के इक्विवेलेंट है। क्लियर? नेक्स्ट आता है आपका यूनिवैक। यूनिवैक जो है इसका फुल फॉर्म है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। हम ये भी कह सकते हैं कि यूनिवैक जो है वो शॉर्ट फॉर्म है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर का। ये इसको कब इंट्रोड्यूस करा गया, इसको इंट्रोड्यूस करा गया 1950
1951 में, और ये जो कंप्यूटर था ये पहला कमर्शियली अवेलेबल कंप्यूटर था, और साथ साथ में ये था हमारा फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स का, इसको करेक्टरिस्टिक भी माना जाता है। किसको माना जाता है फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स का करेक्टरिस्टिक? वो माना जाता है यूनिवैक को। क्लियर? सो लेट्स मूव फर्दर। अब बारी आती है जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स की। सो अगर जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स की बात करी जाए तो पहली जनरेशन कब शुरू हुई थी? 1942 में, और ख़त्म कब हुई? 1955 में। इसकी कुछ इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स देखिए। थियोरेटिक मुझे चलना सही नहीं लगा, तो पॉइंट जो मुझे इंपॉर्टेंट लगे वो ही मैं आपको बताऊंगा इसमें, ठीक है, और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंगली हम चलेंगे इसमें। सो फर्स्ट जनरेशन में क्या था कि वैक्यूम ट्यूब का जो है वो यूज़ किया गया था, किस में? सर्किट्स में। क्या किया गया था इसमें? सबसे पहले तो बात करें ये बिगन कब हुई थी फर्स्ट जनरेशन बिगन हुई थी 1942 में। 1942 में बिगन हुई और ख़त्म कब हुई थी? 1955 में। क्लियर? और जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स थे उनमें क्या किया गया था? उनमें यूज़ किया गया था किसका? वैक्यूम ट्यूब्स का। सर्किट्स में किसका यूज़ किया गया था? वैक्यूम ट्यूब्स का। अब वैक्यूम ट्यूब्स का यूज़ क्यों किया गया था सर्किट्स में? ताकि हम जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं उनको हम स्टोर कर सकें, ठीक है। और मैग्नेटिक ड्रम का यूज़ किया गया था, वो मैग्नेटिक ड्रम का यूज़ किया गया था मेमोरी के लिए। तो प्राइमरी इंटरनल स्टोरेज मीडियम के लिए मैग्नेटिक ड्रम का यूज़ किया गया था। ये जो फर्स्ट जनरेशन के जो भी कंप्यूटर थे उनमें लिमिटेड मेन स्टोरेज कैपेसिटी थी, और अगर बात की जाए इनके आउटपुट यूनिट्स की तो वो बहुत ज़्यादा स्लो थे। और इसमें जिस लैंग्वेज का यूज़ किया गया था वो कौन सी थी? लो लेवल सिंबॉलिक लैंग्वेज प्रोग्रामिंग थी, ठीक है। अच्छा, इसमें दिक्कत ये रहती थी कि इसमें हीट और मेंटेनेंस प्रॉब्लम का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती थी। कहने का मतलब कि कंप्यूटर बहुत ज़्यादा हीटअप हो जाता था, या फिर उसको अगर रिपेयर करना है तो मेंटेनेंस प्रॉब्लम जो है वो भी बहुत ज़्यादा होती थी। इसको अप्लाई कहाँ पे किया गया? जो फर्स्ट जनरेशन के जो भी कंप्यूटर्स थे उनको कहाँ पे यूज़ किया गया? तो इनको यूज़ किया गया था उस टाइम पे पेरोल प्रोसेसिंग में, या फिर कोई अगर आपको रिकॉर्ड जो है उसको रखना है तो रिकॉर्ड कीपिंग के लिए भी इसका यूज़ किया गया था। अभी मैंने आपको बताया कि एनिएक के बारे में, यूनिवैक के बारे में। सो एनिएक इसकी एग्जांपल है फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर की। यूनिवैक 1 भी जो है वो किसकी एग्जांपल है? फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर की। और इस जनरेशन में एक और कंप्यूटर आया था, उसका नाम क्या था? IBM 650। ये मेन जो कंप्यूटर्स आए थे फर्स्ट जनरेशन के टाइम पे, मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ। सो IBM क्या होता है? इसका ये किसका शॉर्ट फॉर्म है? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स का। ओके, तो इसकी एग्जांपल्स भी पता चल गई, इसके बारे में इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी पता चल गई, ठीक है। अब चलते हैं सेकंड जनरेशन में। सेकंड जनरेशन कब बिगन हुई? 1955 में, और कब ख़त्म हुई? 1964 में। अब देखिए, फर्स्ट जनरेशन में हमने क्या किया था? फर्स्ट जनरेशन में क्या हुआ था कि इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करने के लिए हमने वैक्यूम ट्यूब्स का यूज़ किया गया था वहाँ पे। अब सेकंड जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब्स की जगह पे किसका यूज़ किया गया? ट्रांजिस्टर का यूज़ किया गया। किसको? इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करने के लिए। देन हमने क्या हुआ था फर्स्ट जनरेशन की अगर बात करी जाए तो मैग्नेटिक ड्रम्स का यूज़ किया गया था। किस लिए? मेमोरी के लिए, या फिर प्राइमरी इंटरनल स्टोरेज मीडियम के लिए मैग्नेटिक ड्रम्स का यूज़ किया गया था। अब क्या हुआ कि मैग्नेटिक ड्रम्स की जगह मैग्नेटिक कोर का यूज़ किया गया। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, सो इसको थोड़ा ध्यान से कर लीजिएगा, ठीक है, नोट आउट कर लीजिएगा। इसमें क्या था कि जो मेन स्टोरेज कैपेसिटी थी उसको भी थोड़ा इंक्रीज़ कर दिया गया था सेकंड जनरेशन वाले जो कंप्यूटर्स थे। अच्छा, फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर्स थे उनका इनपुट आउटपुट बहुत स्लो था, ठीक है। तो अब थोड़ा सा इनपुट आउटपुट एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट जनरेशन वो भी फास्टर हो गया था। साइज़ रिडक्शन, जो पहले कंप्यूटर्स आए थे वो बहुत लार्ज साइज़ थे, अब उसके साइज़ में बहुत ज़्यादा रिडक्शन भी किया गया था, और हीट जनरेशन भी बहुत कम हुआ था, ठीक है। अब कंप्यूटर की स्पीड की अगर बात करी जाए, सेकंड जनरेशन के जो कंप्यूटर्स थे उनकी स्पीड की अगर बात करी जाए तो वो भी इंक्रीज़ हुई थी, और उसकी रिलायबिलिटी भी इंक्रीज़ हुई थी, ठीक है। इनमें
जिस लैंग्वेज का यूज़ किया गया था वो थी हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जैसे कि कोबोल हो गई या फिर फॉर्ट्रेन हो गई। ठीक है, कोबोल किसका शॉर्ट फॉर्म है? कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज का शॉर्ट फॉर्म है। और फॉर्ट्रेन किसका शॉर्ट फॉर्म है? फार्मूला ट्रांसलेशन का शॉर्ट फॉर्म। ये जो भी शॉर्ट फॉर्म्स हैं इनको आप थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक है, अब इसका यूज़ कहाँ कहाँ पे हुआ? बिलिंग करने के लिए, बिल्स वगैरह के लिए यूज़ किया गया, पेरोल प्रोसेसिंग के लिए इसका यूज़ किया गया, या फिर अगर आपको कोई भी इन्वेंट्री फाइल को अपडेट करना है तो उसके लिए भी सेकंड जनरेशन कंप्यूटर्स का यूज़ किया गया। अब इस जनरेशन में जो जो कंप्यूटर्स आए थे उनका क्या, उनके एग्जांपल्स देख लीजिए एक बार। वो कौन कौन से थे? IBM 1401, हनीवेल 200, CDC 1604, यूनिवैक का सीरीज़ भी आया था 1108 वाला। ठीक है, IBM की 1401 और 7096 की सीरीज़ भी आई थी। ओके, अगर बात करी जाए थर्ड जनरेशन की, तो थर्ड जनरेशन बिगिन हुई थी कहाँ से? 1965 से 1965 में बिगन हुई थी, और ख़त्म कहाँ पे हुई थी? 1974 में। अब देखिए इसमें यूज़ किया गया सबसे पहला, अगर पूछा जाए कि आईसी का यूज़ कौन सी जनरेशन में किया गया, तो आईसी का यूज़ सबसे पहले कब यूज़ हुआ था? थर्ड जनरेशन में। दैट इज़ आईसी क्या है, किसका शॉर्ट फॉर्म है? इंटीग्रेटेड सर्किट का शॉर्ट फॉर्म है। ये एक मल्टी प्रोसेसिंग कंप्यूटर्स जो है अब आने शुरू हो गए थे, और ये किस पे बेस्ड था? CUI पे बेस्ड था। CUI मीन्स करेक्टर यूज़र इंटरफेस पे बेस्ड था। इसमें भी क्या हुआ था? मैग्नेटिक एज सिमिलर, जैसा आपने देखा सेकंड जनरेशन में भी मैग्नेटिक कोर का यूज़ किया गया था। किसके लिए? मेमोरी के लिए या फिर प्राइमरी स्टोरेज मीडियम के लिए। तो थर्ड जनरेशन में भी मैग्नेटिक कोर का ही यूज़ किया गया था। क्लियर? और इसमें जो इनपुट आउटपुट था वो बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल भी था, और जो कंप्यूटर का साइज़ था वो भी बहुत स्मॉलर था। ठीक है, अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा था उस टाइम, उस जनरेशन का कंप्यूटर। अब रिलायबिलिटी भी बहुत ज़्यादा थी। ठीक है, और इसकी स्पीड जो है और ज़्यादा बढ़ गई थी, और परफॉर्मेंस भी जो है बहुत ज़्यादा बेटर हो गई थी। अब जो है इस जो भी थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर थे उनमें हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ बहुत ज़्यादा हुआ था। ठीक है, अब उसके बाद अगर बात करी जाए और कैरेक्टरिस्टिक्स की, तो मिनी कंप्यूटर्स जो थे, मतलब स्मॉल साइज़ के जो कंप्यूटर्स थे, वो उनकी एमरजेंस जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, और इनपुट और आउटपुट को कंट्रोल करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर भी आना शुरू हो गया था। क्लियर? ठीक है, इसकी एप्लीकेशंस की अगर हम बात करें कहाँ कहाँ पे इसका यूज़ किया गया? एयरलाइन रिजर्वेशन सिस्टम में, मार्केट की फोरकास्टिंग करने के लिए इसका यूज़ किया गया, या फिर अगर किसी को क्रेडिट कार्ड की बिलिंग करनी है तो उसके लिए भी थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर्स का यूज़ किया जाने लगा। ठीक है, अब इसमें जो IBM सीरीज़ आई वो कौन सी थी? 360। ठीक है, इसमें और भी जो कंप्यूटर्स इस जनरेशन में आए वो कौन कौन से थे? NCR 395 था, बोरोग्स B6500 था, या फिर हनीवेल की 6000 वाली सीरीज़ जो है वो भी इसमें ही आई थी। इनको थोड़ा सा ध्यान से, जो इसकी जो जो एग्जांपल्स हैं, आई मीन टू से कि जो जिस जनरेशन में जो जो कंप्यूटर्स हैं वो एक बार ध्यान से देख लीजिएगा, क्योंकि पूछा जा सकता है कि बताइए, आपको बोला गया कि कौन इनमें से ये वाला कंप्यूटर जो है वो कौन सी जनरेशन का है, या फिर 4-5 एग्जांपल्स दी होंगी, तो इनमें से पूछा जाएगा कि इनमें से बताइए कि कौन सा कंप्यूटर जो है इस जनरेशन में नहीं आया था। तो वो एक बार ज़रूर इनको आप ध्यान से देख लीजिएगा। जो मुझे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगी वो मैंने इसमें ऐड करी हैं। ठीक है, अब उसके बाद बात करते हैं फोर्थ जनरेशन की। तो फोर्थ जनरेशन जो है वो कब से बिगन हुई? 1975 से, और अभी तक चली जा रही है। अब इसमें लार्ज स्केल में इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज़ किया जाने लगा। ये किस पे बेस्ड था? GUI पे है। GUI क्या है? ये है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। अब इसमें क्या हुआ कि स्टोरेज कैपेसिटी जो है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ाई गई, स्पीड भी बहुत ज़्यादा इन कंप्यूटर्स में बढ़ी। ठीक है, और साथ साथ में क्या हुआ कि इसमें जो है एक मॉड्यूलर डिज़ाइन जो है वो देखने को मिला। मॉड्यूलर डिज़ाइन क्या होता है, मैं आपको बता दूं वो क्या होता है। एक ऐसा डिज़ाइन प्रिंसिपल जो क्या करता है, सब डिवाइड करता है सिस्टम को स्मॉलर पार्ट्स में। ठीक है,
तो मतलब जो अब आपका जो कंप्यूटर सिस्टम है वो छोटे छोटे पार्ट्स, उसमें उसके अंदर छोटे छोटे पार्ट्स में है, या उसका डिज़ाइन कैसा था, मॉड्यूलर डिज़ाइनिंग उसकी आनी शुरू हो गई। कहने का मतलब वो जो छोटे छोटे पार्ट्स थे उनको क्या बोला जाता है, मॉड्यूल्स। मैं एक बार दोबारा रिपीट करूँ इसको, मॉड्यूलर डिज़ाइन क्या होता है, एक ऐसा डिज़ाइन प्रिंसिपल जो क्या करता है, सिस्टम को सब डिवाइड करता है छोटे छोटे पार्ट्स में जिनको मॉड्यूल्स बोला जाता है। तो मतलब अब जो 4th जनरेशन में जो कंप्यूटर थे उनमें डिज़ाइनिंग जो है वो कैसी थी, मॉड्यूलर डिज़ाइनिंग थी, और कंपैटिबिलिटी भी थी। ठीक है, कंपैटिबिलिटी क्या होता है कि दो सिस्टम जो हैं जब वो एक साथ वर्क करने की उनकी जो कैपेसिटी होती है उसको कंपैटिबिलिटी बोलते हैं। सो कंपैटिबिलिटी भी थी किसके बीच में, हार्डवेयर्स के बीच में, जो अलग अलग मैन्युफैक्चरर्स के द्वारा लाए गए थे या जो प्रोवाइड करे गए थे अलग अलग मैन्युफैक्चरर्स के हार्डवेयर, उनके बीच की कंपैटिबिलिटी भी अब जो है वो चल रही थी। कहने का मतलब ये कि अलग अलग मैन्युफैक्चरर से आए हुए जो आपके हार्डवेयर्स थे वो उन इस 4th जनरेशन के जो कंप्यूटर्स थे उनकी कैपेसिटी थी कि वो एक साथ काम कर सकते थे। क्लियर। अब इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस का इस जनरेशन में बहुत ज़्यादा वर्सटिलिटी थी। क्लियर। और अब जो है इंट्रोडक्शन जो है शुरू हो गई थी 4th जनरेशन में किसकी, माइक्रो प्रोसेसर्स की और माइक्रो कंप्यूटर्स की। अच्छा, यूज़ ऑफ माइक्रो कंप्यूटर्स का बहुत ज़्यादा यूज़ होना शुरू हो गया था। इसमें भी हाई लेवल लैंग्वेज का यूज़ किया गया था। इन कंप्यूटर्स में हाई लेवल लैंग्वेज का ही यूज़ किया गया था। जैसे अगर बात करें सी या C++ या SQL लैंग्वेज का यूज़ किया गया था। SQL क्या है, SQL होता है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, तो उसका यूज़ जो है इसमें किया गया था। अगर बात करी जाए एप्लीकेशंस की, तो एप्लीकेशंस इसको कहाँ कहाँ पे 4th जनरेशन वाले जो कंप्यूटर थे उनको कहाँ कहाँ पे यूज़ किया गया, इलेक्ट्रॉनिक फ़ंड ट्रांसफ़र के लिए यूज़ किया गया, कंप्यूटर एडेड इंस्ट्रक्शन के लिए यूज़ किया गया, या फिर घर के कंप्यूटर्स के लिए यूज़ किया गया, मैथमेटिकल मॉडलिंग और साइमुलेशन के लिए भी इनका यूज़ किया जाने लगा। अब इनमें जो कंप्यूटर्स आए थे 4th जनरेशन में, जो कंप्यूटर आए थे वो कौन कौन से थे, IBM PC XT एक माइक्रो कंप्यूटर है वो आया था, एप्पल सेकंड आया था, या फिर हनीवेल की 6080 सीरीज़ जो है वो इसी 4th जनरेशन में आई थी। अब बात करते हैं 5th जनरेशन की। तो 5th जनरेशन में क्या था, देखिए 5th जनरेशन अब आएगी जो, या अभी चल भी रहा है। अब इसमें क्या है कि इंटीग्रेट जो आईसीज़ हैं, कहने का मतलब आईसीज़ इंटीग्रेटेड चिप्स का लार्ज स्केल पे, अल्ट्रा लार्ज स्केल पे इनका यूज़ किया जा रहा है। सेमीकंडक्टर मेमोरी का यूज़ किया जा रहा है। इसमें जो हाई लेवल, इसमें भी हाई लेवल लैंग्वेज का ही यूज़ किया जा रहा है। कौन कौन सी हाई लेवल लैंग्वेजेस का यूज़ किया जा रहा है 5th जनरेशन वाले कंप्यूटर्स में, तो वो है आपका जावा हो गई, नेट हो गया, पाइथन हो गया, इनका यूज़ किया जा रहा है। अब ये टोटली किस पे बेस्ड है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बेस्ड है। या फिर हम बात करें रोबोटिक्स, ठीक है, रोबोटिक्स की, इसमें एग्जांपल मैं आपको बता दूं। देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंसर्स होते हैं, ठीक है, वो इसकी बेस्ट एग्जांपल है। या फिर हम कभी ऑफिस में जाते हैं तो वॉइस रिकग्निशन से, या डोर लॉक है ओपन करने के लिए हम वॉइस का यूज़ करते हैं, तो वो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही है कि वॉइस और फेस रिकग्निशन की अगर बात करी जाए तो वो किसकी एग्जांपल है, वो 5th जनरेशन के कंप्यूटर्स की एग्जांपल है। सो आई होप कि आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा। जो चीज़ आपको क्लियर नहीं हुई वो एक बार प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए। मैंने कहा था जैसा आपको पहले कि हम एक डाउट सेशन ज़रूर रखेंगे हर एक टॉपिक कंप्लीट करने के बाद। टॉपिक इन द सेंस कि एक पूरा टॉपिक जो होगा उसके जितने भी लेक्चर्स होंगे, लेक्चर्स कंप्लीट होने के बाद इनकेस अगर कोई डाउट रहता है या कोई चीज़ अगर मुझसे छूट रही है तो उसको कंप्लीट करने के लिए मैं एक बार ज़रूर एक नए से वीडियो डालूँगा। फिर उसके बाद हम उस पर क्वेश्चंस क्या क्या रह सकते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। क्लियर। अब मैंने सोचा कि कुछ चीज़ें जो मैं मिस कर रहा था वो क्या क्या थी। सबसे पहले अगर बात करी जाए फादर ऑफ कंप्यूटर की, सो फादर ऑफ कंप्यूटर कौन थे, वो थे चार्ल्स बैबेज। ठीक है। अगर मॉडर्न फादर ऑफ कंप्यूटर की बात करी जाए तो उनका नाम क्या है, एलन ट्यूरिंग है। क्लियर।
फादर ऑफ कंप्यूटर जो है वो चार्ल्स बेबेज हैं, लेकिन मॉडर्न फादर ऑफ कंप्यूटर जो हैं वो कौन है? एलन ट्यूरिंग है। ठीक है, फर्स्ट प्रोग्रामर या फिर फर्स्ट एल्गोरिथमिक क्रिएटर कौन थे? उनका नाम क्या था? एडा लॉरेलियस था। ठीक है, अच्छा, अगर बात करी जाए, मैंने सोचा कि साथ साथ में अगर कुछ कंप्यूटर शॉर्टकट कीज़ भी करी जाएँ हर लेक्चर के साथ साथ, तो ये थोड़ा इजी रहेगा। एक साथ ये कीज़ जो है शॉर्टकट कीज़ लर्न करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट रहता है, तो आई थॉट कि कुछ छोटी छोटी या चार चार या पाँच पाँच जो शॉर्टकट कीज़ हैं वो हम हर टॉपिक के साथ, हर लेक्चर के साथ जो है कंप्लीट करेंगे, क्योंकि कभी कभी क्या इन एग्ज़ाम्स में जो JK SSB के एग्ज़ाम्स हैं, इनमें एक या दो शॉर्टकट कीज़ तो नॉर्मली पूछी जाती है। अभी तक के एग्ज़ाम्स को आप उठा के देख लीजिए। फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का जूनियर असिस्टेंट के एग्ज़ाम में, अगर जूनियर असिस्टेंट के एग्ज़ाम की बात अगर करूँ मैं, तो ये वाली क्लोज वाली जो थी शॉर्टकट की वो पूछी गई थी। ठीक है, तो वैसे ही फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के एग्ज़ाम में की बात करें या फिर पंचायत अकाउंट असिस्टेंट के एग्ज़ाम की बात करें, तो ये शॉर्टकट की जो है वो उनमें पूछी जा चुकी हैं कुछ कुछ। तो इसलिए मैंने सोचा कि शॉर्टकट की जो है उनको भी साथ साथ में चला जाए। तो देखिए, अगर आपको टेक्स्ट को बोल्ड करना है, मान के चलिए आप कोई टेक्स्ट एंटर कर रहे हैं, टेक्स्ट लिख रहे हैं, तो अगर उसको आप बोल्ड करना चाहते हैं तो उसके लिए आप कौन सी शॉर्टकट की यूज़ करेंगे? दैट इज़ CTRL+B। अगर आपको विंडो को क्लोज़ करना है, जो आप जिस इंटरफेस पे आप वर्क कर रहे हैं उसको आपको क्लोज़ करना है, तो उसके लिए क्या शॉर्टकट की रहेगी? CTRL+W, या फिर आप CTRL+F4 से भी उस पेज को क्लोज़ कर सकते हो। अब अगर आपको टेक्स्ट को कॉपी करना है या आपने जो चीज़ एंटर करी है उसको आपको कॉपी करना है, तो उसके लिए आप कौन सा शॉर्टकट की यूज़ करेंगे? CTRL+P। ये कुछ आज मैं बेसिक्स करवा रहा हूँ, उसके आगे हम लोग कोशिश करेंगे कि ऑलमोस्ट सारी जो शॉर्टकट कीज़ हैं उनको कवर करें, बिकॉज ऐसा ना हो कि हमसे कुछ छूट जाएँ तो फिर बाद में वही एग्ज़ाम में आए, राइट? तो हम ऑलमोस्ट सारी शॉर्टकट कीज़ जो हैं वो कवर करेंगे। अगर आपको पेस्ट करना है, मान के चलिए कि आपने कुछ कॉपी करा है कोई टेक्स्ट और उसको आपको दूसरी जगह, दूसरी पेज पे आपको पेस्ट करना है, तो उसके लिए जो शॉर्टकट की रहती है वो कौन सी है? CTRL+V। ओके, और अगर आपको कोई प्रिंटिंग करनी है, तो प्रिंटिंग के लिए जो आपका शॉर्टकट की रहता है वो कौन सी रहती है? CTRL+P, Control+P। CTRL मीन्स Control+P। ठीक है, सो बोल्ड करने के लिए Control+B, क्लोज करने के लिए Control+W या फिर Control+F4, कॉपी करने के लिए Control+C, और पेस्ट करने के लिए कौन सी रहती है? Control+V, या फिर प्रिंट करने के लिए कौन सी रहती है? CTRL+P। क्लियर? सो आई होप कि आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। थोड़ा सा शायद लेंथी हो गया लेक्चर, बट हमें थोड़ा सा खुद की स्पीड को भी इंक्रीज़ करना पड़ेगा, सिलेबस कवर करना है। ठीक है, सो आई होप आज का लेक्चर आपको क्लियर हुआ होगा। अगर वीडियो या लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिए। थैंक यू सो मच।